आप सभी का स्टडी कोर्स पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सिलेक्शन सीरीज का 9 नंबर का लेक्चर है। मिडिवल हिस्ट्री आपका चल रहा है। मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसी पैटर्न पे आपके यूपीपीएससी आरओ में पीसीएस में हर जगह इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लेक्चर को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़ाई करते रहिए। जो भी इसका पीडीएफ होगा टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि कर था? खराज, जकात, खम्स, उस्र। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इससे पहले थोड़ी डिटेल अगर आप जान लेंगे तो ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ही सॉल्व कर लेंगे। जो भी ये लेक्चर आपके लिए जाते हैं इसमें थ्योरी के साथ में क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं खराज, जकात, खम्स, उस्र क्या था। देखिए जो सल्तनत कालीन कर थे उसमें आपके ये सभी कर आते हैं, खराज, जकात, खम्स, उस्र। खराज क्या होता था? खराज जो होता था वो भूमि कर था, जो हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। मतलब जो हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था उसे हम खराज कहते हैं। और ऐसा हमें पता कैसे चलता है कि भाई ये खराज हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था? तो फिरोज तुगलक की जो फतोहते फिरोज शाही है उसमें पता चलता है कि जो हिंदुओं पर कर लगाया जाता था उसे खराज कहते थे। और खराज जो निर्धारित किया गया था 1/5 निर्धारित किया गया था। मतलब अगर 5 कुंटल कोई चीज़ पैदा होती है तो 1 कुंटल हिंदुओं से ली जाती थी। तो खराज हिंदू भूमि कर था, इतना आप समझ सकते हैं। वहीं उस्र की अगर बात करें, उस्र जो होता था ये मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। जैसे खराज आपका हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था जो कि 1/5 था, वैसे उस्र जो है मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। जैसे 1/5 आपका खराज लगता था तो उस्र जो लगता था वो अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा रही, मतलब प्राकृतिक रूप से सिंचाई हो रही जिस जमीन पे, तो वहाँ पर 1/10 उस्र लिया जाता था मुसलमानों से। वहीं अगर राज्य ने सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रखी है तो जो ये भूमि कर होता था 1/5 लिया जाता था। मतलब अगर बरसात वगैरह होकर के फसल पैदा हो रही है तो 1/10 लेते थे, मतलब 10 कुंटल पे 1 कुंटल अनाज जो है भूमि कर लिया जाता था। लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा आपके राज्य प्रशासन ने प्रदान की है किसानों को, मुसलमान किसानों को, तो वहाँ पर 1/5 यानी 5 कुंटल पे 1 कुंटल आपका लगान या भूमि कर लिया जाता था। देखिए किसी मुसलमान की ज़मीन है उस पर उस्र लगता है, लेकिन उस मुसलमान ने वो ज़मीन जो है हिंदू को बेच दी तो उस पर खराज लगने लगेगा, मतलब उस पर फिर उस्र नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान जो है किसी हिंदू से ज़मीन खरीदता था तो उस पर भी खराज ही लगता था। उस पर ऐसा नहीं होता था कि भाई मुसलमान ने खरीद ली है तो उस पर हम उस्र लगाएंगे, उस पर खराज ही लगता था। अगर मुसलमान ने किसी हिंदू की भूमि खरीदी भी है तो भी उस पर खराज लगेगा। लेकिन अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की भूमि खरीद ली है, क्योंकि मुसलमान को उस्र देना पड़ता था, तो हिंदू ने खरीद ली तो उसे खराज देना ही देना पड़ेगा। तो अच्छे से समझ गए होंगे आप कि खराज क्या होता है, उस्र क्या होता है। खराज और उस्र दोनों आपके भूमि कर हैं। वहीं जो आपका जकात यानी जिसे सदका कहा जाता था, तो ये धनवान मुसलमानों पर लगाया जाता था। बहुत ही जो धनी मुसलमान होते थे उनके ऊपर जकात लगाया जाता था। जकात कोई भूमि कर नहीं था। जकात को आप एक तरीके से धार्मिक कर कह सकते हैं, क्योंकि जो जकात लगता था वो धनवान मुसलमानों पर 2.5% का लगता था। 2.5% मतलब 100 रुपये कमाए हैं तो 2.5 रुपये देने हैं। तो जो 2.5% आपका जकात आता था तो ये धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो जकात या फिर सदका जिसे कहा जाता है उसे आप एक तरीके से धार्मिक कर समझ सकते हैं। वहीं खम्स की बात करें, खम्स होता था कि जो युद्ध होता था, युद्ध में बहुत ज़्यादा लूटमारी होती थी, बहुत सामान लूटते थे, तो जो लूटते थे सामान उस पर खम्स लगाया जाता था। जो भी खम्स होता था यानी जो लूट में माल इकट्ठा हुआ है, सैनिकों ने जो भी लूटा है, तो उसमें 1/5 जो है वो आपके राज्य में देना है और 4/5 जो है सैनिकों का हिस्सा होता था। मान लीजिए 5 किलो सोना किसी सैनिक ने लूटा तो 1/5 उसे राज्य में दे देना है और 4/5 वो खुद यूज करेगा। तो ऐसा फिलहाल खम्स में चलता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया था। मतलब 4/5 आप जो है राजकोष में जमा करेंगे और 1/5 आप खुद लेंगे। उसके बाद फिर वो तुगलक आते हैं और फिर से जो है पुनः व्यवस्था वही वाली कर देते हैं, 1/5 4/5। तो अच्छे से अब आप समझ गए होंगे कि खराज, जकात, खम्स, उस्र क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि कर था। सब कुछ आपको पता ही चल गया कि भाई खराज जो होता था, खराज किस पे लगाया जाता था? खराज लगाया जाता था आपके हिंदुओं के ऊपर।
जो कि एक तरह का भूमि कर था। वहीं जकात एक तरह का धार्मिक कर था, जो कि 2.5% धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। वहीं खम्स जो होता था, वो जो भी लूटमारी में पैसा मिलता था या धन मिलता था या अनाज मिलता था, जो सैनिक लूट के लाते थे, तो उसमें राज्य का 1/5 हिस्सा होता था, 4/5 आपके सैनिकों का होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया था। वहीं उस्र जो होता था, ये भी भूमि कर था, जो कि मुसलमानों पर लगाया जाता था। तो खराज और उस्र 1 और 4 ही आपका राइट आंसर है, ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए, सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था की अगर बात करें तो वास्तव में जो सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था थी वो मुस्लिम विचारधारा और पूर्ण प्रचलित देसी परंपराओं का मिश्रण थी। मतलब जो भी मुस्लिम अपनी विचारधारा बाहर से लेकर आए और जो भी आपकी देसी परंपरा थी, तो उन दोनों का जो मिक्स रूप था वो सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था में देखने को मिलता है। जो भी आपके तुर्क थे, उन्होंने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया अच्छे से। ये जो आपकी इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत थे, ये आपके बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब उल खराज में लिपिबद्ध हैं। मतलब वहाँ पर पता चलता है कि हाँ, जो इस्लामी अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती थी। देखिए, सल्तनत काल में भूमि निम्नलिखित भागों में विभाजित थी। जैसे आपका इक्ता होता था, खालसा होता था, मिल्क, वक्फ, इनाम। अभी वक्फ बोर्ड का सिस्टम चल ही रहा, आप देख सकते हैं। देखिए, सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से जो मुक्त भूमि होती थी उसे मोरलैंड ने अनुदान कहा है। अनुदान जो होता था, जैसे मिल्क, मिल्क मतलब होता है राजा द्वारा प्रदत्त, राजा द्वारा प्रदान किया गया। वहीं वक्फ आपका धर्म सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि जो होती थी उसे वक्फ कहा जाता था। इनाम आपका पेंशन होता था। तो ये आपके सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को कहा गया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि थी। देखिए, इक्ता जो होती थी, इक्ता आपको पता ही पूरा का पूरा सुल्तान ही देखता था। इक्ता प्रथा या इक्ता व्यवस्था जो थी, पूरा जो मतलब कंट्रोल होता था वो सुल्तान के हाथ में ही होता था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। खालसा की बात करें तो खालसा ऐसी भूमि होती थी जिस पर सुल्तान का ही अधिकार होता था। जो भी खालसा भूमि में पैदा होता था उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण सुल्तान का ही होता था। तो ये भी गलत हो जाएगा। वहीं मिल्क, वक्फ और इनाम, ये तीनों भूमियाँ जो हैं वो सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि थी। तो 3, 4, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर है। देखिए, सल्तनत कालीन जो भू राजस्व होता था, जैसे खराज, खराज जैसे इकट्ठा किया जाता था आपके हिंदुओं से, तो इसकी व्यवस्था कैसी थी, मतलब कैसे इकट्ठा करते थे। तो जैसे गल्ला बक्सी या जो बटाई होती थी, मतलब जैसे आज भी बटाई कहते हैं, आप खेत होता आपके गांव में होंगे तो पता होगा कि जब गेहूं वगैरह कटता है तो उसमें बटाई होती है कि मशीन वाले ने काटा तो इसको इतना दे दो। उसी तरीके से वहाँ भी सिस्टम चलता था लगान या कर का। तो उसको किस तरीके से वो लेते थे। एक होता था आपका खेत बटाई। खेत बटाई मतलब होता है फसल आपकी खड़ी है और उसी पर निर्धारित कर दिया जाता था कि इतना जो है हम लेंगे आपकी भूमि से, तो उसे खेत बटाई कहते थे, जो कि खड़ी फसल पर ही सब कुछ निर्धारित हो जाता था। वहीं जो लंक बटाई होती थी, लंक बटाई मतलब फसल काटने के बाद, किंतु जो आपका भूसा वगैरह होता है उसे अलग करने से पहले ही राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। जैसे आप गेहूं कटवाते हैं तो गेहूं अलग निकलता है, भूसा अलग निकलता है। वहीं जो रास बटाई होता था, इसमें भूसा अलग करने के बाद, भूसा अलग कर दिया गया, उसके बाद जो तैयार अनाज का विभाजन किया जाता था उसे रास बटाई कहते थे। एक आपका और होता था कानकूत। कानकूत मतलब होता था, इसमें अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था कि हाँ इतना इसमें निकलेगा। जैसे 5 कुंटल मान लिया गया कि भाई 1 बीघा खेत है, इसमें 5 कुंटल गेहूँ निकलेगा, तो उसमें कहा गया कि 1 कुंटल जो है राज्य का हिस्सा हो जाएगा। अब 5 कुंटल निकले उसमें ना निकले, 1 कुंटल आपको देना ही देना है, तो इसे कहते थे कानकूत। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसे अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि सल्तनत कालीन भू राजस्व खराज संग्रह की पद्धतियों के संदर्भ में सुमेलित है। खेत बटाई, खड़ी फसल में राज्य का अंश निर्धारित, मतलब जब फसल खड़ी है उसी पर ही जो है राज्य का अंश निर्धारित कर दिया गया, उसे खेत बटाई कहते हैं, एकदम सही बात है। लंक बटाई जो होता था फसल काटने के बाद, किंतु भूसा अलग करने से पहले ही राज्य का अंश निर्धारित कर दिया जाता था, ये भी आपका सही है। रास बटाई जो होता था भूसा अलग करने के बाद तैयार अनाज में राज्य का अंश निर्धारित, ये भी सही है। मतलब तीनों सही हैं। तो 1, 2, 3 आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सल्तनत कालीन कृषि होती थी उसमें सिंचाई का जो प्रमुख साधन होता था वो कुआं होता था। देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने कुओं की खुदाई के लिए ऋण भी प्रदान किए थे, मतलब जो पैसा उधार भी दिया था। कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीकी इस काल में विकसित हुई।
जिसे गियर प्रणाली कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए भाई गियर प्रणाली किससे संबंधित है, तो सल्तनत काल में जो कुओं से सिंचाई की जाती थी खेत की, तो उससे गियर प्रणाली कहते थे। और गियर प्रणाली को ही साकिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अभी जो है नल वल सब लग गया है, या टोटी लग गई हैं, या टैंक बन गए हैं बड़े बड़े गांव में भी, शहर में भी। लेकिन इससे पहले आप अगर जाएंगे 10-15 साल पहले जाएंगे, तब आप देखेंगे कि कुओं से ही पानी भरा जाता था लगभग, या नदी से पानी भर के गाँव वगैरह में आता था। धीरे धीरे जो कुआं होता है उसकी जगह आपके नल ने ले ली। तो सल्तनत काल में जो कृषि या खेती की जो सिंचाई की जाती थी वो आपके कुओं से ही होती थी। तो गियर प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है और साकिया भी कहा जाता है। 14वीं सदी में नहर सिंचाई विकसित हुई। संभवतः मध्य एशिया के प्रभाव में इसका विकास चालू होता है। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे अपने यहाँ प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने नहर का निर्माण करना शुरू किया। और फिरोज तुगलक ने तो बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ही थे जो यमुना नदी से राजवा और उलुग खानी नामक नहर निकलवाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ही थे जो सतलज नदी से फिरोज शाही नामक नहर निकलवाते हैं। और घग्गर नदी और काली नदी से भी फिरोज शाह तुगलक जो है एक नहर निकलवाता है। मतलब काफ़ी नहरों का निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि नहरों का निर्माण कार्य शुरू किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू कराया। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया है। देखिए जब ये नहर बनवाता है फिरोज शाह तुगलक तो सिंचाई कर भी लगाता है। हके सर्व नाम का एक सिंचाई कर लगाता है जो कि 10% होता है। मतलब जितना उपज होगा उसका 10% आपको देना पड़ेगा। 1/10 कह सकते हो आप। अगर बटे में पूछ ले तो 1/10 बता देना, परसेंटेज में पूछ ले तो 10% बता देना बस। और ये भी क्वेश्चन आता है कि हके सर्व नामक सिंचाई कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्योंकि इसे अब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में कुएं एवं नहर भी सिंचाई के माध्यम थे। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने हके सर्व नामक सिंचाई का प्रारंभ किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए पहला आपका कथन पूरी तरीके से सत्य है क्योंकि कुएं से और नहर से ही सिंचाई होती थी। तो पहला कथन तो आपका पूरी तरीके से सत्य है। वही बलबन प्रथम सुल्तान नहीं था, फिरोज शाह तुगलक आपका सुल्तान था जिसने हके सर्व नाम का सिंचाई कर लगाया था और 10% उसे निर्धारित किया था क्योंकि भाई फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया है। तो दूसरा कथन आपका पूरी तरीके से असत्य है। केवल आपका पहला सही है तो केवल एक मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के जो किसान थे उनका भूमि पर स्वामित्व नहीं था। दूसरा कथन है कि इस काल में बलाहार धनी किसानों का एक वर्ग था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो पहला कथन है कि इस काल में किसानों को भूमि पर स्वामित्व नहीं था, एकदम सही बात है। मतलब जो किसान होते थे उनका भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं था। दूसरा कथन है कि इस काल में बलाहार धनी किसान को बलाहार नहीं कहा जाता था। जो धनी किसान होते थे उन्हें खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। बलाहार जो होते थे बहुत छोटे किसानों को कहा जाता था। तो दूसरा कथन पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा। केवल आपका एक सही है इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। बलाहार यानी छोटे किसान, वहीं खुद मुकद्दम और चौधरी जो होते थे वो आपके बड़े किसान कहलाते थे या धनी किसान कहे जाते थे। देखिए सल्तनत काल जो आपका मुद्रा व्यवस्था थी उसमें शुद्ध चांदी की कमी थी। मतलब शुद्ध चांदी के सिक्के नहीं थे। गौरी शासक में मोहम्मद गौरी वगैरह हुए तो उन्होंने चांदी युक्त तांबे के सिक्के जारी किए। मतलब उसमें चांदी भी मिला था और तांबा भी मिला था। जो सिक्के होते थे उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति थी, बैल था, घुड़सवारों की आकृति बनी थी। शासकों के जो भी नाम थे वो नागरी लिपि में लिखे जाते थे। इन सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। मतलब जो भी आपके सल्तनत काल में गौरी के टाइम पीरियड के जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, देहलीवाल। फिर इल्तुतमिश आते हैं और उसके बाद वो पहली बार सिक्कों का मानकीकरण करते हैं। इल्तुतमिश चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी करते हैं, आपको पता है। और जो आपके टकसाल व्यवस्था होती है वो भी जो है इल्तुतमिश लागू करते हैं। मतलब सिक्कों पर नाम वगैरह लिखवाने की जो पद्धति होती है। देखिए जो सल्तनत काल के टकसाल थे वहाँ पर सामान्य तौर पर 3 धातुओं के सिक्के ही निर्मित किए जाते थे, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और बिलन होता है मतलब चांदी व तांबे का मिश्रण। जैसा कि मैंने बताया जो गौरी शासक थे वो चांदी युक्त तांबे के सिक्के जारी करते हैं तो उसे बिलन कहा जाता है। बिलन मतलब चांदी व तांबे का मिश्रण।
देखिए जब तक देवगिरी विजय नहीं करते, अलाउद्दीन खिलजी करते हैं देवगिरी विजय, तो उससे पूर्व जो आपका सोना और चांदी आता था वो बंगाल से आता था। बंगाल यानी पूर्व बंगाल से। जो 13वीं शताब्दी के दौरान जो भी सिक्के ढलते थे उनका यही स्रोत था, मतलब पूर्व बंगाल से ही मंगाए जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय चांदी की मुद्राएं जो है प्रमुख हो गई, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था उसमें चांदी की मुद्राओं का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। वहीं जो गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड आता है उसमें सोने के सिक्के ज़्यादा चलते हैं, बिलन के सिक्के ज़्यादा चलते हैं। प्योर जो आपकी चांदी होती है उसके सिक्के नहीं चलते उतने ज़्यादा, मतलब बिलन होता है कि आपको बता दिया तांबे और चांदी का मिक्सअप। वहीं फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड जब तक आता है तो चांदी के सिक्के एकदम लुप्त ही हो जाते हैं, मतलब चांदी के सिक्के चलते ही नहीं उस टाइम पीरियड में। वहीं जो 15वीं शताब्दी जो आती है आपकी उसमें बिलन के सिक्के ही ज़्यादातर प्रभावी रहते हैं, क्योंकि लोधी शासकों के द्वारा अन्य सिक्के जारी किए ही नहीं गए। लोधी शासकों ने तो अपना मौज मस्ती की, ज़्यादातर अपना सिक्कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस समय टकसालों द्वारा सामान्य तौर पर 3 धातुओं के सिक्के निर्मित किए जाते थे। एकदम सही बात है, सोने, चांदी और बिलन। बिलन मतलब होता है चांदी और तांबे का मिक्सअप। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण कराया, ये भी बात सही है, मतलब दोनों कथन आपके सही हैं। बिलन सिक्के सोने व चांदी की मिश्र धातु से निर्मित किए जाते थे, एकदम गलत है। बिलन सिक्के जो होते थे वो चांदी और तांबे का मिक्सअप होता था, मतलब इन दोनों का मिक्स रूप होता था बिलन सिक्का, जो कि लगातार चलता ही रहा है। तो फिलहाल आपका 1 और 2 राइट आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या है कि इस काल में दास व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं, एकदम सही बात है। देखिए जो भी सल्तनत काल में साहित्य लिखे गए हैं उसमें सारी चीज़ें पता चलती हैं कि सुल्तान के लिए दास दासियां रखना आम सी बात थी। तो पहला कथन पूरी तरीके से आपका सत्य है। वहीं दूसरा कथन है कि भारतीय दासों में आसाम के दास अपने मजबूत शारीरिक गठन के कारण सबसे अधिक पसंद किए जाते थे। तो आसाम आपको पता है पहाड़ी एरिया पड़ता है, तो वहाँ के जो दास होते थे अपनी मजबूत शारीरिक गठन के लिए अधिकतर पसंद किए जाते थे, ये भी कथन आपका सत्य है। युद्धों की गति तथा दुर्भिक्षों के अनुसार दासों के मूल्य घटते बढ़ते रहते थे, ये कथन भी सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो दासों की संख्या हुआ करती थी लगभग 50,000 थी। वहीं आपका फिरोज शाह तुगलक जो कि सबसे ज़्यादा दास रखता है, लगभग 2 लाख के करीब जो है दासों को रखता है, दास दासियों को। तो वो संख्या जो है फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा दास रखे गए। तो डी आपका क्या है कि इस काल में विदेशी दासों के प्रमाण नहीं मिलते, गलत है भाई। चीन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के दासों का भी विवरण मिलता है, तो डी आपका गलत हो जाएगा और ए बी सी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या है कि उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की, एकदम सही बात है। जो भी सैनिक को नियुक्त करता था वो देखता था कि हाँ भाई आप जो है घुड़सवारी कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, शस्त्र वगैरह चला लेते हैं, हथियार चलाना आता है, तलवारबाजी आती कि नहीं आती। ये तो आम सी बात है कि भाई सैनिक रख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। वहीं दूसरा कथन है सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा तथा उनको जागीर के रूप में वेतन देने की प्रणाली अपनाई, ये गलत है। देखिए सैनिकों में हुलिया प्रथा तो इसने स्टार्ट की थी। हुलिया प्रथा मतलब होता था एक तरह का निशान लगाया जाता था कि हाँ ये इस बटालियन के जो है सैनिक हैं, ये इस बटालियन के सैनिक हैं। सब बटालियन का अलग अलग निशान होता था, तो एक तरह का हुलिया प्रथा होता था। जैसे घोड़ों पे दाग प्रथा थी, दागने की प्रथा थी, दाग के द्वारा उनके ऊपर निशान लगाया जाता था, उसी तरह जो सैनिक होते थे उनमें हुलिया प्रथा का प्रचलन था कि हाँ ये इस बटालियन के उनके ऊपर एक निशान बनाया जाता था। और जो भी वेतन दिया जाता था सैनिकों को वो नगद वेतन दिया जाता था, और इसी के वजह से उसने बाजार प्रणाली भी शुरू की थी, मतलब बाजार प्रणाली में सुधार भी उसने किया था। तो दूसरा कथन आपका गलत है। तो पहला कथन आपका सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। तीसरा कथन क्या है, सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था भी मैंने बताया, मतलब सैनिकों में हुलिया प्रथा और घोड़ों में दागने की प्रथा, तो सी भी राइट आंसर है। अपने साम्राज्य विस्तार की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों की मरम्मत करवाई, ये भी आपका सही है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका बी गलत है, और इसने पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो बी ही सत्य नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें एकता और बाद में इन्हें विलायत कहा गया। तो एकदम सही बात है। जो सल्तनत काल था उसमें प्रांत जो है बना दिए गए थे और एकता प्रथा चालू कर दी गई थी, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, और इसी एकता को बाद में विलायत कहा जाने लगा था। प्रांतीय प्रमुख को सुल्तान नियुक्त करता था, वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। तो जाहिर सी बात है, जो इख्तेदार होता था वो सुल्तान के अंडर में ही काम करता था। अलाउद्दीन खिलजी जो इख्तेदार होते थे उनका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा करता था। वहीं तीसरा आपका क्या है, प्रांतीय प्रमुख अपराधी मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य भी करता था। एकदम सही बात है। जो आपके इख्तेदार वगैरह होते थे वो जो आपका क्षेत्रीय मामला होता था उसमें न्यायाधीश की तरह काम भी करते थे। तो पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, तीनों कथन आपके सत्य हैं, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप करें उससे पहले आप थोड़ा मुकद्दम या चौधरी के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो सल्तनत काल में प्रांत या विलायत जो होता था वो बहुत सारे सिकों में बटा हुआ होता था, और जो सिक होता था वो परगना में बटा हुआ होता था। मतलब एक सिक के अंतर्गत बहुत सारे परगना आते थे और एक परगना के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि गाँवों के समूह को परगना, परगना के समूह को सिख और सिख के समूह को विलायत या प्रांत कहा जाता था। जो प्रशासन की एक तरीके से जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव ही होती थी, और गांव का जो मुखिया होता था उसे मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, जो कि आज की डेट में भी कहा जाता है। और जो आपका चौधरी था वो समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। अभी मैंने इससे पहले बताया कि जो बलाहार होते थे छोटे किसान होते थे, आपके जो मुकद्दम है चौधरी ये बड़े किसान होते थे। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं भाई, चौधरी पूरे गाँव की प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। और जो आपका चौधरी होता था वो भू राजस्व का निर्धारण, वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात भी इसी के पास होते थे। देखिए, गांव की सुरक्षा का जो काम मिला था वो चौकीदार को मिला था, जो कि आज की डेट में देखते हैं आपके गांव में भी चौकीदार होंगे। चौकीदार जो होते थे इनका जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। मतलब जो चौकीदार पिताजी हैं तो उनके बेटे भी चौकीदार होंगे, और जो भी भू राजस्व वसूला जाता था उसमें से एक भाग चौकीदार को भी दे दिया जाता था। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन क्या है कि सल्तनत काल में प्रत्येक प्रांत अथवा विलायत को सिख तथा प्रत्येक सिख को परगना में बांटा जाता था। एकदम सही बात है। मतलब कई सारे गांवों का जो समूह है उसे परगना कहते थे, कई सारे परगना को सिख कहते थे, कई सारे सिख होते थे उसे विलायत या प्रांत कहा जाता था। परगनों का मुखिया मुकद्दम नहीं चौधरी होता था, तो बी आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत बनी रही, एकदम सही बात है। प्रायः ग्राम स्तर पर अधिकारी वंशानुगत होते थे, एकदम सही बात है। जो ग्राम स्तर पर चौधरी होता था, चौधरी का बेटा भी लगभग चौधरी ही बनता था, चौकीदार का बेटा चौकीदार बनता था। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पूछा है सत्य नहीं है, तो बी ही आपका सत्य नहीं, बी ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सल्तनत काल के संदर्भ में मामलुक वैसे दासों को कहा जाता था जो स्वतंत्र माता पिता के पुत्र होते थे। वहीं दूसरा कथन आपका क्या है कि मामलुक शब्द उन दासों के लिए भी आता है जो घरेलू सेवा में नहीं वरना सैनिक सेवा में लगाए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, दोनों कथन आपके सत्य हैं। जैसे आपका गुलाम वंश है उसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो मामलुक का मतलब होता है ऐसे दास जो स्वतंत्र माता पिता, मतलब जिनसे सुल्तान का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे माता पिता जिनसे सुल्तान का कोई लेना देना नहीं, उनसे जो एक पुत्र पैदा हुआ उसे दास बनाते हैं सुल्तान, तो उससे क्या कहा जाता था कि भाई मामलुक दास है। वहीं जो मामलुक दासों के लिए एक चीज़ ये भी थी कि वो घरेलू सेवा में नहीं लगाए जाते थे, वो सैनिक सेवा में लगाए जाते थे। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक सैनिक सेवा में था। पहले आपका अमीर आखुर था, अस्तबल का प्रधान था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो एक तरीके से वो सैनिक सेवा में ही लगा था। तभी जो है मोहम्मद गौरी का खास बन पाया, और बाद में उसने जो है दिल्ली सल्तनत पे राज भी किया। देखिए, 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में पेंशन विभाग था। पहला क्या है, दीवाने अमीर को ही। मतलब जो दीवाने अमीर को ही था, आपको पता है कृषि से संबंधित था, कृषि से संबंधित विभाग था, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पेंशन विभाग ये नहीं है। दीवाने मुस्तक राज आपका भू राजस्व से संबंधित है, और अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, तो ये भी आपका नहीं है। दीवानी खैरात की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवानी खैरात को एक तरीके से आप दान विभाग कह सकते हैं।
दीवान इत्तेफाक जो होता था वो आपका पेंशन विभाग था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गरीबों के कल्याण के लिए फिरोज तुगलक ने डैश डैश की स्थापना की थी। तो अभी मैंने बताया दीवान खैरात की स्थापना की थी। जो दीवान खैरात था उसमें गरीबों को दान वगैरह दिया जाता था। वहीं दीवान अमीर को ही आपको पता है कि कृषि विभाग से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवानी मुस्तक राज भू राजस्व एकत्रित करने से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान इत्तेफाक आपका पेंशन विभाग है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जोधपुर राज्य के नागौर स्थान पर बलबन ने आतारकीन नामक एक विशाल दरवाजे का निर्माण करवाया था। दूसरा कथन आपका क्या है, मुगल सम्राट अकबर ने आतारकीन दरवाजे से प्रेरित होकर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए, जोधपुर में जो आपका अतारकीन का दरवाजा है वो बलबन ने नहीं बनवाया था, उसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो पहला कथन तो पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1230 में इल्तुतमिश के द्वारा अतारकीन दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है। वहीं मुगल सम्राट अकबर जो होते हैं अतारकीन दरवाजे को देखते हैं और उसी से प्रेरित होकर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाते हैं। तो दूसरा कथन आपका सही है, तो आपका केवल 2 बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कौन से हैं ये आपको बताना है। तो पहला है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनवाया है वो भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। जयपुर का हवा महल आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो केवल 1-2 सही हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किस तुर्क शासक को दिया जाता है। इससे पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाते हैं वो इल्तुतमिश ही चलाते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। सुबुक्तगीन जो थे वो मोहम्मद गौरी के पिताजी थे और इन्हें राजा जयपाल अच्छे से हरा देते हैं। वहीं गयासुद्दीन तुगलक जो होते हैं तुगलक वंश के संस्थापक होते हैं और सबसे पहले नहर निर्माण कार्य इन्होंने ही शुरू किया था। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से संबद्ध रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको बताना है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं, पहली मंजिल बनवाते हैं, उसी में ये चले भी जाते हैं, मतलब इनका राम नाम सत्य हो जाता है। तो इनके बाद में फिर आते हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश आपकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाते हैं, मतलब 3 मंजिलें कौन बनवाते हैं, इल्तुतमिश बनवाते हैं। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश करवाते हैं। उसके बाद में इल्तुतमिश जो है चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि बिजली गिरती है और चौथी मंजिल जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है बिजली गिरने से। 1369 में फिरोज शाह तुगलक देखते हैं कि भाई बिजली गिरी और कुतुब मीनार जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो ये उसको भी ठीक करवाते हैं, चौथी मंजिल को भी, कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाते हैं और 5वीं मंजिल भी बनवा देते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके बाद में फिर 1505 में भूकंप आता है, तो सिकंदर लोदी जो होते हैं वो भी जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाते हैं। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक दे दे, तो इन लोगों का भी निर्माण कार्य में योगदान है। तो फिलहाल आपका अलाउद्दीन खिलजी का तो कोई योगदान नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का। तो फिलहाल 1-2 राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि विख्यात कवि अमीर खुसरो समकालीन थे बलबन के, मतलब बलबन के समकालीन थे अमीर खुसरो, एकदम सही बात है। अमीर खुसरो को जो है तृतीयाई हिंद भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में बलबन ने दरबार में नवरोज उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये गलत है। नवरोज उत्सव तो इसने स्टार्ट किया था, तो दूसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है, केवल 2 आपका सही नहीं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर करना है आपको मिलान। सूची 1 में आपके स्थापत्य दे रखे हैं, सूची 2 में निर्माणकर्ता दे रखे हैं। तो जो पंचमहल है, पंचमहल आपके अकबर ने बनवाया था, ठीक। अतारकीन का दरवाज़ा आपको पता है इल्तुतमिश ने बनवाया था। वहीं मोती मस्जिद जो आगरा वाली है वो आपकी शाहजहाँ ने बनवाई थी। अलाई दरवाज़ा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पर ए का आपका दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा, 2-3, सी का चौथा, 2-3, 4-1, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण
अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था, एकदम सही बात है। देखिए जमात खाना मस्जिद एक तो पूरी तरीके से लाल पत्थरों से निर्मित है और पूर्ण रूपेण इस्लामी परंपरा से निर्मित पहली मस्जिद है जो कि भारत में बनाई गई। तो जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई और कहाँ पे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप। वहीं जमात खाना मस्जिद पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद थी, ये कथन भी सत्य है। तो आपका पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो 1 और 2 सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थापत्य से इल्तुतमिश का संबंध रहा है। देखिए अतारकीन का दरवाज़ा आपको पता है जोधपुर में बनवाया इल्तुतमिश ने, उसी को देख करके अकबर अपना जो है बुलंद दरवाज़ा भी बनवाता है। तो पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है कि भाई इल्तुतमिश ही बनवाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, यानी जो इनके नसरुद्दीन महमूद इनके बेटे थे, उनकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो उसी को देख करके जो है ये अपना एक मकबरा बनवाते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा उन्हीं के नाम पे बनवाते हैं। तो दूसरा कथन भी सत्य है जो कि दिल्ली में है। वहीं लाल महल आपका बलबन बनवाते हैं, तो तीसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये बलबन से रिलेटेड है। तो 1 और 2 ही सही है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। स्थापत्य एक तरफ है, एक तरफ शासक है। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया है, एकदम सही बात है। जमात खाना मस्जिद इल्तुतमिश नहीं बनवाते हैं, जमात खाना मस्जिद का निर्माण आपके अलाउद्दीन खिलजी करवाते हैं और ये आपका जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है उसके एकदम बगल में है और लाल पत्थरों से बनी हुई, ये पूर्णतः इस्लामी शैली से बनी हुई पहली मस्जिद है, इतना आप मान के चल सकते हैं। वहीं अलाई दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी बनवाते हैं, तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। 1000 सितून स्तंभ जो खंबा महल है वो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी बनवाते हैं, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ए राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 में आपकी कृति दे रखी है, मतलब जो किताबें लिखी गई हैं। सूची 2 में उसके लेखक हैं, आपको मिलान करना है। आइनुल मुल्की जो है, आइनुल मुल्की किसने लिखा है, तो आइनुल मुल्क ने लिखा है। वहीं मुनसत मेहरू किसने लिखा है, तो मुल्तानी ने लिखा है। बदुल बयान किसने लिखा है, दौलताबादी ने लिखा है। शाहनामा आपकी फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी आपको पता है ये महमूद गजनबी के टाइम पीरियड के जो है लेखक हैं। तो ए का आपका 4 हो गया, ठीक, ए का 4 हो गया और बी का आपका हो जाता है तीसरा और सी का आपका हो जाएगा दूसरा और डी का 4 3 2 1 आपका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ नहीं दे रखा है। तो ये आपका राइट आंसर होगा फिलहाल, ये आप समझ सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। एक तरफ आपकी कृति दे रखी है, एक तरफ आपके लेखक दे रखे हैं। देखिए तारिक सल्तन अफगान, ये आपका अहमद यादगार ने लिखा है, एकदम सही बात है। हवस कुफिया काजी सिहाबुद्दीन ने लिखा है, ये भी सही है। मखजन अफगानी जो है आपके निजामुत्तौला ने लिखा है, उतबी ने नहीं लिखा है, तो मखजन अफगानी निजामुत्तौला का होगा, ये आपका गलत है। तारिक दाऊदी आपका अब्दुल्ला ने लिखा है, एकदम सही है। तो पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, सुमेलित तो वैसे तीनों हैं, तो यहाँ होना चाहिए सुमेलित नहीं है। तो अगर सुमेलित नहीं है होता तो आपका राइट आंसर हो जाता सी। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, नहीं, आप देख लीजिएगा। मखजन अफगानी आपका निजामुत्तौला ने लिखी, ना कि उतबी ने, और आपके सारे सही हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सूची 1 में आपको कृति दे रखी है, मतलब किताबें दे रखी हैं, और सूची 2 में उसके लेखक दे रखे हैं। इसको आपको मिलान करना है। जैसे आपका तहकीके हिंद, जो तहकीके हिंद है ये किसने लिखी है, तो तहकीके हिंद हो जाए या किताबुल हिंद हो जाए, तो कहीं भी ऐसा आता है तो अलबर्नी ने लिखी है। अलबर्नी जो कि महमूद गजनबी का एक साहित्यकार था। वहीं किताबुल रहला जो है इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आता है। वहीं तारीख़ यामनी जो लिखी है वो भी आपके उतबी ने लिखी है, और उतबी भी आपके जो हैं महमूद गजनबी के साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं। अलबर्नी, उतबी, फिरदौसी, वेहाकी, ये 4 जो हैं इनके यहाँ साहित्यकार थे। वहीं जैनुल अकबर जो लिखा है वो आबू साइद ने लिखा है। तो ए का आपका तीसरा है और बी का दूसरा है, तो 3 2 और सी का चौथा है, तो 3 2 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में आप देख सकते हैं, बी ही आपका राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमीर खुसरो की नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी इसमें किताब दे रखी है जो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है। खजियान उल फुतूह की बात करें तो अमीर खुसरो ने इसे लिखा है, एकदम सही बात है, तो अमीर खुसरो ने इसे लिखा है।
तारीख़ सिंध जो लिखा है मीर मोहम्मद मसूम ने लिखा है, जो कि 1600 ईस्वी के टाइम पीरियड की आपकी एक पुस्तक है। तो ये मीर मोहम्मद मसूम हो जाएगा और यही आपका गलत है, क्योंकि जो है अमीर खुसरो ने इसे नहीं लिखा है। तारीख़ अलाई अमीर खुसरो ने लिखा है। नूर सिपेहर अमीर खुसरो ने लिखा है। वहीं तुगलक नामा भी अमीर खुसरो ने लिखा है। तो यहाँ पूछा कि अमीर खुसरो की नहीं है, तो भाई बी नहीं है, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। तारीख़ सिंध जो है वो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है, ये लिखी है आपकी मीर मोहम्मद मसूम ने। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना संबंधित लेखक से सुमेलित नहीं, आपको बताना है। एक तरफ आपकी कृति है, मतलब जो किताबें हैं एक तरफ दे रखी हैं, दूसरी तरफ उसके लेखक दे रखे हैं, और बताना है कि कौन सी ऐसी किताब है जो सुमेलित नहीं उसके लेखक से। तो देखिए तारीख़ मोहम्मदी एक किताब है, तो उसके लेखक हैं मोहम्मद बिहमत खान, मतलब तारीख़ मोहम्मदी के लेखक मोहम्मद बिहमत खान हैं, ये एकदम सही बात है। वहीं फतवाह ए जहांदरी मीर मोहम्मद मसूम ने नहीं लिखी है। अभी मैंने बताया कि तारीख़ सिंध किसने लिखी है, मीर मोहम्मद मसूम ने लिखी है। फतवाह ए जहांदरी जो लिखी है यह आपकी जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आपको पता है, बहुत बार आ चुका है नाम, जैसा कि अलाउद्दीन के ऊपर वो कमेंट भी करते रहते हैं कि शरीयत के हिसाब से कानून व्यवस्था नहीं चल रही इनके शासनकाल में। तो फतवा जहादरी किसने लिखी है, बर्नी ने लिखी है। वहीं तारीख़ फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक ने लिखी, एकदम सही बात है। ताजुल मासिर आपको पूरे इतिहास में कई बार देखने को मिलेगा और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो एकदम जहन में बैठा लीजिए कि ताजुल मासिर किसने लिखा है, हसन निजामी ने लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि बी ही सुमेलित नहीं है। फतवा जहांदरी आपकी बर्नी ने लिखा है। मीर मोहम्मद मसूम की जो किताब है उसका नाम है तारीख़ सिंध। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि 12 खंभा स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस इमारत की महत्वपूर्ण विशेषता सुरक्षा तथा गुप्त निवास है। दूसरा कथन है कि इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो 12 खंभा आपका स्थापत्य है ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, एकदम सही बात है, मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसका निर्माण कार्य करवाया गया है। 12 खंभा पड़ता कहाँ है, दिल्ली में मिलेगा, अगर आप जाओगे दिल्ली तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। 12 खंभा फिरोज शाह तुगलक ने इसलिए बनवाया था कि जो सामंत होते थे, सामंत आते थे, वो यहाँ पर ठहरते थे। वो हिंदू सामंत भी होते थे, मुस्लिम सामंत भी होते थे, सभी तरह के लोग आकर बैठते थे। तो इस तरीके से 12 खंभा को धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य के रूप में देखा जा सकता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ, सभी धर्मों के सामंत आकर के अपना बैठते उठते थे और जो है वार्तालाप होती थी, मीटिंग वगैरह होती थी। और 12 खंभा जो है एक तरीके से सुरक्षा और गुप्त निवास का भी काम करता था, तो ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो फिलहाल दोनों कथन आपके सही हैं, तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, मतलब सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक किसने शासन किया है? मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। देखिए मामलुक वंश की अगर मैं बात करूँ, मामलुक वंश या गुलाम वंश, तो गुलाम वंश जो आपका चलता है ना 1206 से स्टार्ट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठते हैं 1206 में, और ये 1290 तक चलता है। लगभग आप मान के चल सकते हैं 84 साल का टाइम पीरियड जो है होता है। तो कितना हो गया, ये 84 साल शासन करते हैं लगभग। और वहीं खिलजी वंश जो होता है, खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक चलता है, तो ये आपका लगभग 30 साल तक शासन करते हैं। तुगलक वंश आपका 1320 से स्टार्ट होता है, 1414 तक चलता है, तो लगभग ये 94 ईयर तक शासन करते हैं। वहीं सैयद वंश की अगर मैं बात करूं तो 1414 से स्टार्ट होता है और 1451 तक चलता है, तो ये 36 साल तक शासन करते हैं। सैयद के बाद में लोधी वंश आता है। लोधी वंश आपको पता है कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। तो अगर लोधी डायनेस्टी की अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग 75 साल शासन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शासन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, 94 ईयर, ये आपके तुगलक वंश के लोग कर रहे हैं। अगर सबसे कम कल को पूछ लें तो खिलजी वंश लगा देना है, सबसे ज़्यादा आपके तुगलक वंश ने शासन किया है। तुगलक वंश के बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक शासन किया है वो आपके गुलाम वंश ने किया है, और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक शासन किया है
वो आपके लोधी वंश ने किया है। ये चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो कल को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंशों का क्रम लगाइए। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे भाई इतने टाइम पीरियड तक ये शासन करते हैं, इतने टाइम पीरियड तक ये शासन करते हैं, तो आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ भी भरोसा नहीं, कभी भी आयोग का मूड हो सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सल्तनत काल में चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था। चहलगानी का मतलब होता है चालीसा दल की स्थापना सबसे पहले किसने की थी। तो चालीसा दल की जो स्थापना करते हैं वो इल्तुतमिश करते हैं। चालीसा दल में 40 सरदार होते हैं और इन 40 सरदारों का काम होता है कि भाई जो भी इल्तुतमिश हैं, सुल्तान हैं, उनका जो भी प्रशासनिक कार्य है उसमें उनकी मदद करना। तो यही काम होता है 40 सरदारों का। और चहलगानी या चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश करते हैं और चालीसा दल का ही सदस्य होता है बलबन, जो कि आगे चल करके बढ़िया शासन करता है गुलाम वंश में काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक। और लोह एवं रक्त की नीति लाते हैं, ये सिजदा पाबोस की प्रथा लेकर आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं। और जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं सबसे पहले ये चहलगानी जो कि गठन करते हैं इल्तुतमिश, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो स्थापना आपके इल्तुतमिश ने की थी और इसको ख़त्म करते हैं बलबन। तो फिलहाल यहाँ राइट आंसर आपका ए है। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बख्तियार खिलजी था मोहम्मद गौरी का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, इल्तुतमिश का सेनापति था, बलबन का सेनापति था। देखिए बख्तियार खिलजी जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गद्दी पर नहीं बैठे तब तक ही मोहम्मद गौरी के ही सेनापति थे, मतलब उन्हीं के अंडर में काम करते थे, मोहम्मद गौरी के अंडर में। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति हो जाते हैं। यहाँ राइट आंसर आप बी लगाएंगे। अगर कल को कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में ना हो तब मोहम्मद गौरी भी लगा सकते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक है तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगाना है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन करें। इससे पहले विजयनगर साम्राज्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है 1336 में होती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं। हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाई होते हैं, ये इसकी स्थापना करते हैं। हरिहर एवं बुक्का जो होते हैं शुरुआत में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए होते हैं, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आता है तो उसमें इन्हें विद्रोह करने का अच्छा मौका मिल जाता है और विद्रोह करके अपना राज्य अलग कर लेते हैं। और ये सब करते किसके आशीर्वाद से हैं, तो विद्यारण्य नाम के एक संत होते हैं, इनके गुरु होते हैं, उन्हीं के परामर्श से और उन्हीं के सहयोग से एक तरीके से ये विद्रोह करके अपना राज्य अलग करते हैं। विजयनगर जो कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर पड़ता है। कभी क्वेश्चन आ जाए किस तट पे पड़ता है, बाएं तट पे या दाहिने तट पे, तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पे पड़ता है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पे और अनेक गोंडी जो आपका पड़ता है उसके सामने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये करते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो वंश हुए हैं वो टोटल 4 वंश हुए हैं। आपका संगम वंश हुआ है, सालू वंश हुआ है, तुलु वंश हुआ है, अरावीडू वंश हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये विजयनगर साम्राज्य में वंश चल रहा था ये कायस्थों का राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य जो है लगभग 300 साल तक रहता है। 1336 से स्टार्ट होता है, 1646 तक रहता है। और विजयनगर का मतलब ही होता है भाई जीत का शहर है। राजधानी इसकी हम्पी कर्नाटक होती है, शुरुआती राजधानी। बाद में राजधानियाँ भी बदलती रहती हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। एकदम सही बात है। जो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई होते हैं, विद्यारण्य नाम के एक संत होते हैं, उनके परामर्श, आशीर्वाद और सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो पहला कथन तो पूरी तरीके से आपका सत्य। दूसरा क्या, कृष्णा के दक्षिणी तट पर विजयनगर की स्थापना की गई थी, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तुंगभद्रा नदी जो होती है उसके दक्षिणी तट पर अनेगोंडी के सामने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अब यहाँ अगर तुंगभद्रा होता तब तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ कृष्णा दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आयोग आपकी मेंटल जो हेल्थ है ना उसको इधर उधर करेगा, तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। अब देखिए यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है।
पहले संगम वंश आता है कि तुलु वंश आता है, सालू वंश, अराविडू वंश। तो ये विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। देखिए जो सबसे पहले वंश चलता है वो संगम वंश ही चलता है। हरिहर जो प्रथम होते हैं वो गद्दी पर सबसे पहले बैठते हैं 1336 में, और 1336 में जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो 1356 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। फिर 1356 से 1377 तक बुक्का राय आते हैं, बुक्का राय की मृत्यु होती है तो हरिहर द्वितीय आते हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता है। ये सभी लोग जो होते हैं वो संगम वंश के होते हैं। उसके बाद संगम वंश के बाद सालू वंश आता है, जो नरसिंह देव होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद में तुलु वंश आता है, नरसा नायक इसकी स्थापना करते हैं। अराविडू वंश आता है जो आपका चौथे नंबर पे होता है। तो यहाँ पर जो सीरियल होगा कि संगम, सालू, तुलु, अराविडू, तो आपका क्या हो जाएगा 1 3 और 2 4, 1 3 2 4 आपका डी में डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन हम कराएंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने भी धारण नहीं की। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी भी कहा है। तो उपयुक्त कथन में से किसके संदर्भ में ये सही है? मतलब किसको कहा गया कि भाई वेद मार्ग प्रतिष्ठापक भी कहा गया है, ऐसी उपाधि भी उसने धारण की, महाराज की पदवी फिलहाल नहीं धारण की, और साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा है, मतलब 3 समुद्रों का जो स्वामी था। तो ऐसा जो कहा गया है वो बुक्का प्रथम के बारे में कहा गया है, जो हरिहर प्रथम के बाद गद्दी पर बैठते हैं। 1336 से 56 तक हरिहर प्रथम का कार्यकाल रहता है, और 1356 से 77 तक बुक्का राय प्रथम का कार्यकाल रहता है। और बुक्का राय जो होते हैं वही मदुरै विजय भी करते हैं, मदुरै के सुल्तान होते हैं उनको हरा देते हैं। और जब मदुरै के सुल्तान को हराते हैं तो इनके एक पुत्र होते हैं कंपा राय, वीर कंपा राय, तो उनकी मृत्यु इसी में हो जाती है। तो जो वीर कंपा राय की पत्नी होती हैं, मतलब बुक्का प्रथम की जो पुत्र वधू या बहू होती हैं, वो मदुरै विजयम नाम की पुस्तक भी लिखते हैं, और इनकी पुत्र वधू का नाम फिलहाल गंगा देवी था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आ जाता है कभी कभी, कॉमन सा है कि भाई आपकी मदुरै विजयम नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो गंगा देवी ने लिखी है। ये कंपा राय की पत्नी थी। तो मदुरै विजयम को एक तरीके से वीर कंपा राय चरित्रम नाम से भी जाना जाता है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि भाई बुक्का प्रथम ने क्या किया था? मदुरै विजय किया था, और इन्हीं के टाइम पीरियड में मदुरै विजयम लिखी गई है, और इनकी बहू ने लिखा था, गंगा देवी ने। वीर कंपा राय चरित्रम भी उसे कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने राज परमेश्वर और महाराजाधिराज दोनों उपाधियां धारण की हैं? मतलब राज परमेश्वर की भी उपाधि धारण की और महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की है। तो जो ये दोनों उपाधियां धारण की गई हैं ये हरिहर द्वितीय के द्वारा धारण की गई हैं। हरिहर द्वितीय का जो टाइम पीरियड होता है 1377 से 1406 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठते हैं। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 29 ईयर का टाइम पीरियड होता है जो ये गद्दी पे बैठते हैं। तो हरिहर द्वितीय सी राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर द्वितीय की जो खासियत होती है कि ये बहमनी साम्राज्य से गोवा छीन लेते हैं और बेलगांव को भी छीन लेते हैं। बेलगांव वही जगह है जहाँ पर 1924 में जो गांधी जी होते हैं वो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। एकमात्र जो अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो बेलगांव की ही करते हैं। हरिहर द्वितीय के समय ही ऋग्वेद के जो प्रसिद्ध टीकाकार शायर जो थे इनके प्रधानमंत्री थे। तो फिलहाल यहाँ पर राज परमेश्वर और महाराजाधिराज की दोनों की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ आपके सूफी संत दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं उनकी पदवियाँ, मतलब कौन सी पदवी उन्होंने ग्रहण की है। तो जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इन्होंने महबूबे इलाही की पदवी धारण की है या इन्हें महबूबे इलाही कहा जाता है। तो एकदम सही बात है पहला कथन कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं इन्हें महबूबे इलाही कहा जाता है। वहीं जो आपका दूसरा है कि शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली कहा जाता है, ये भी आपका एकदम सही है। वहीं बंदा नवाज जो कहा जाता है सैयद मोहम्मद गेसूद राज को कहा जाता है, एकदम सही है। शेख अहमद सरहिंदी को गरीबे नवाज नहीं कहा जाता है। शेख अहमद सरहिंदी जो है उन्हें मुजद्दी अलिफ सानी कहा जाता है, गरीबे नवाज नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि डी ही आपका सुमेलित नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में
इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी आया था। देखिए जो निकोलो कांटी था वो इटली का एक यात्री था और ये आता है आपके देवराय प्रथम के समय। देवराय प्रथम का जो टाइम पीरियड होता है 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक रहता है। लगभग ये 16 साल तक शासन करते हैं और इनका जो शासन पीरियड होता है उसके आखिरी समय में लगभग 1420 में जो निकोलो कांटी होता है, इटली यात्री है ये जो है 1420 ईस्वी में आता है। अच्छा, देवराय प्रथम ही थे जो अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को शामिल करते हैं और यही ऐसे शासक थे जो हरिद्रा और हरिहर नदी पर बांध बनाकर जो है सिंचाई व्यवस्था भी चालू करवाते हैं। देवराय प्रथम के बाद में विजय और रामचंद्र गद्दी पर बैठते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद देवराय द्वितीय आते हैं। देवराय द्वितीय जो कि आपके संगम वंश के काफ़ी महान शासक हुए हैं। तो यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निकोलो कांटी यात्री जो आया आपका वो देवराय प्रथम के समय आता है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि देवराय द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे संगम वंश का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा महान शासक जो माना जाता है संगम वंश का देवराय द्वितीय को ही माना जाता है। तो पहला कथन जो आपका है एकदम सत्य है। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी, ये कथन भी आपका सत्य है। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों को पकड़ने वाला या हाथियों का शिकार करने वाला, तो उसे कहते हैं गजबेटकर। तो देवराय द्वितीय ही था जिसे गजबेटकर कहा जाता है। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका से गुलबर्गा तक किया था और ओडिशा से मालाबार तक किया था। 1446 में इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि 1422 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। 1422 से 46 तक टोटल अगर आप देखते हैं तो लगभग 24 साल ये शासन करते हैं। देवराय जो प्रथम होते हैं वो तो लगभग 16 साल ही करते हैं, लेकिन ये 24 साल तक शासन करते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे जितने भी आते हैं आपके संगम वंश में शासक वो बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं देवराय द्वितीय ही सबसे महान शासक थे। तो यहाँ फिलहाल आपके दोनों कथन सत्य हैं, पहला भी दूसरा भी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें उससे पहले थोड़ी बात हम कर लेते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। देखिए कृष्णदेव राय जो थे वो आपके तुलु वंश के शासक थे। देखिए संगम वंश जो होता है 1336 में इसकी स्थापना हरिहर प्रथम के द्वारा की जाती है और 1485 तक आपका संगम वंश चलता है। उसके बाद में आता है सालू वंश। सालू वंश की जो स्थापना करते हैं नरसिंह देव राय करते हैं। फिर इनके बाद देवराय आते हैं, देवराय के बाद थिम्मा, भोपाल, फिर नरसिंह राय द्वितीय आते हैं। फिर जो है इनका टाइम पीरियड खत्म होता है। फिर नरसा नायक जो आते हैं वो तुलु वंश की स्थापना करते हैं। तुलु वंश की स्थापना जो करते हैं उसी में कृष्णदेव राय भी होते हैं। इस तुलु वंश के बाद में आपका अराविडु वंश आएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम बताते चलेंगे। अभी फिलहाल तुलु वंश जो होता है उसमें नरसा नायक जो होते हैं वो पहले शासक होते हैं। उसके बाद में वीर नरसिंह आते हैं, फिर कृष्णदेव राय आते हैं। तो कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड होता है 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय आते हैं, फिर सदाशिव राय आते हैं। तो फिलहाल कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1509 से 29, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। इन्हीं के जो समकालीन थे वो बाबर थे। बाबर के बारे में आपको पता है कि वो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी को मार देते हैं और फिर जो है मुगल शासन की स्थापना हो जाती है। तो बाबर अपनी बाबरनामा में लिखते भी हैं कि भाई कृष्णदेव राय जो हैं वो सबसे शक्तिशाली राजा हैं इस समय के। तो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनके जो आपके मंत्री होते हैं वो सालू होते हैं और जो इनके सेनापति थे वो तिम्मा थे। अमुक्तमाल्यद नाम की एक ग्रंथ की रचना भी करते हैं जो कि तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नाम की एक ग्रंथ की रचना करते हैं। साथ में जाम्बवती कल्याणम नाम की एक संस्कृत ग्रंथ की भी रचना कौन करता है? कृष्णदेव राय करते हैं। वहीं तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ जो कवि होते हैं इन्हीं के टाइम पीरियड में होते हैं, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। तेनाली राम वगैरह का नाम आपने सुना होगा, तो इन्हीं के समय थे। 1510 ईस्वी में ये महमूद शाह को पराजित करते हैं। महमूद शाह जो कि बीदर के शासक थे, मतलब जैसे ही 1509 में गद्दी पर बैठते हैं 1510 में बीदर को जीत लेते हैं। वहीं 1520 में गोलकुंडा को हरा करके वारंगल पर अधिकार कर लेते हैं। देखिए कृष्णदेव राय के समय ही डोमिंगो पायस जो होता है वो 1515 में कृष्णदेव राय के समय में आता है और ये एक पुर्तगाली यात्री था। वहीं 1515 से 1516 के बीच में एक और पुर्तगाली यात्री आता है
जो कि जिसका नाम होता है बारबोसा। पूरा नाम इसका आपका है एडुआर्ड बारबोसा। तो डोमिंगो पायस 1515 में आता है। उसके तुरंत बाद एक और पुर्तगाली यात्री एडुआर्ड बारबोसा भी आता है, जो कि कृष्णदेव राय के समय ही आता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इसे आंध्र भोज कहा जाता है, एकदम सही बात है। इसने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक। जाम्बवती कल्याणम नाम की एक संस्कृत में पूरे ग्रंथ की रचना की है, तो इसे आंध्र भोज कहा जाता है। और इसी के समय 1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था। 1529 तक ही इनका टाइम पीरियड रहता है। 1535 कहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद में पुर्तगाली यात्री नूनीज इनके समय नहीं आता है। इनके समय जो यात्री आता है वो आपका एडुआर्ड बारबोसा आता है, जो कि पुर्तगाली यात्री था। और साथ में डोमिंगो पायस भी आता है। डोमिंगो पायस पहले आता है और एडुआर्ड बारबोसा बाद में आता है। तो पहला कथन ही इसमें सत्य है, तो केवल एक ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो एडुआर्ड बारबोसा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, वो कृष्णदेव राय के समय में आता है, क्योंकि कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड है 1509 से 1529 और एडुआर्ड बारबोसा जो आता है 1515 से 16 के बीच में आता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा, ए सही है। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तंजौर, मदुरै और मैसूर आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ है। तो तिरुमल, श्रीरंग तृतीय, सदाशिव राय, मल्लिकार्जुन किनके समय हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए अरावली वंश की स्थापना 1570 में होती है और कौन गद्दी पर बैठता है, तिरुमल। तिरुमल जो होते हैं वो सदाशिव को मार करके गद्दी पर बैठ जाते हैं। सदाशिव जो कि तुलु वंश के अंतिम शासक थे। तो 1570 में तिरुमल गद्दी पर बैठे, पेनुकोंडा को राजधानी बना लिया इन्होंने। और इस वंश का जो एक महान शासक हुआ वेंकट द्वितीय हुआ। इसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बना लिया। मतलब वेंकट द्वितीय जो थे वो पेनुकोंडा को हटा करके चंद्रगिरी को राजधानी बनाते हैं। वेंकट द्वितीय जो होते हैं इन्हीं के समय में ओडियार जो होता है, जो कि मद्रास में पड़ता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, मतलब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। वेंकट द्वितीय के बाद में श्रीरंग तृतीय गद्दी पर बैठते हैं, श्रीरंग तृतीय। तो श्रीरंग तृतीय के समय ही तंजौर, मदुरै, मैसूर ये सभी राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तिरुमल की बात करें तो तिरुमल आपके अराविडु वंश के प्रथम शासक हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ यात्री हैं, एक तरफ शासक हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अब्दुल रज्जाक जो होते हैं ये देवराय द्वितीय के समय आते हैं, एकदम सही बात है। वही माहुआन जो कि चीनी यात्री था, माहुआन क्या था, एक चीनी यात्री था, ये किसके समय में आता है, मल्लिकार्जुन के समय आता है, ये भी एकदम सही है आपका। वही एडुआर्ड बारबोसा कृष्णदेव राय के समय आता है, एकदम सही है। डोमिंगो पायस आपका अच्युत देव राय के समय नहीं आता है, ये भी जो आपका है 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय आता है। तो सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ यात्री है, एक तरफ देश है। निकोलो कांटी जो होते हैं वो एक इटली के यात्री होते हैं, तो एकदम सही बात है। निकोलो कांटी आपके इटालियन यात्री होते हैं। अब्दुल रज्जाक आपका ईरान के होते हैं, एकदम सही बात है। वहीं जो माहुआन है ये श्रीलंका के नहीं, ये चीनी यात्री होते हैं। एडुआर्ड बारबोसा पुर्तगाली, एकदम सही बात है। और ये आपके जो आते हैं एडुआर्ड बारबोसा आपके कृष्णदेव राय के समय आते हैं। तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि माहुआन श्रीलंका से नहीं चीन से थे। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं और दूसरा आपका प्रमुख काम वो कौन सा करते थे, आपको बताना है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जैसे नायक अधिकारी जो होते थे वो बड़े सेना नायक को कहा जाता था, एकदम सही बात है। महानायकाचार्य जो होते थे वो ग्राम सभाओं का निरीक्षक अधिकारी था, एकदम सही बात है। मतलब ग्राम सभाओं का निरीक्षण जो करते थे, निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे, वो महानायकाचार्य थे। वहीं सैनिक विभाग प्रमुख तथा सेनापति जो थे वो दंड नायक थे, एकदम सही बात है।
महाप्रधानी ग्राम सभा का मुखिया नहीं होता था। महाप्रधानी जो होता था वो विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख होता था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। महाप्रधानी का मतलब हो गया कि विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख। तो यहाँ पूछा सुमेलित नहीं है, तो डी ही आपका सुमेलित नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 करें, उससे पहले थोड़ी बात आप मराठा साम्राज्य के बारे में जान लीजिए। देखिए मराठा साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले के द्वारा की जाती है। जो अंतिम जो मराठा शासक हुए हैं वो प्रताप सिंह छत्रपति हुए हैं। वहीं राजधानी की बात करें तो आपका रायगढ़ किला जो है प्रथम राजधानी थी। कुछ समय के लिए गिंगी राजधानी बनती है, कुछ समय के लिए सतारा राजधानी बनती है, कुछ समय के लिए पुणे भी राजधानी बनती है। मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक माना जाता है वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। देखिए मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक तो आपके बालाजी विश्वनाथ थे ही थे, साथ में मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा भी थे। मतलब पेशवाई का सिस्टम जब चल जाता है तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनाए जाते हैं। वहीं अगर अंतिम पेशवा की बात करें तो बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा थे। और जो मराठा साम्राज्य में भाषा मुख्य रूप से चलती थी वो आपकी संस्कृत भाषा थी और मराठी भाषा थी। तो यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। देखिए मराठा साम्राज्य के जो पहले संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी राजे भोसले थे। मराठा साम्राज्य के जो दूसरे संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि मंत्रियों के चयन में योग्यता के सिद्धांत का पालन होता था। दूसरा है कि महाप्रधानी की तुलना जो है मराठा कालीन पेशवा से की जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए पहला जो आपका कथन है कि मंत्रियों के चयन में योग्यता के सिद्धांत का पालन होता था, यह आपका पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जो आपका विजयनगर साम्राज्य था उसमें जो भी मंत्री होते थे उनका जो काम होता था उनके बेटे फिर सीखते थे, फिर वो भी मंत्री बनते थे। मतलब अनुवांशिकता का सिस्टम चलता था। मतलब मंत्रियों की नियुक्ति अनुवांशिकता के आधार पर तय की जाती थी। देखिए मंत्रिपरिषद का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था और इसकी जो स्थिति होती थी प्रधानमंत्री जैसी ही होती थी और इसकी तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जा सकती है। एकदम सही बात है। तो दूसरा कथन आपका एकदम से सत्य हो जाएगा। मतलब महाप्रधानी ऐसा पद था कि राजा और युवराज के बाद मतलब तीसरा पद, मान लीजिए कि राजा और युवराज के बाद जो तीसरा सबसे शक्तिशाली पद होता था वो महाप्रधानी ही होता था विजयनगर साम्राज्य में। महाप्रधानी जो कि मंत्रिपरिषद का मुख्य अधिकारी था। इसमें कुल सदस्य होते थे मंत्रिपरिषद में उस समय 20 सदस्य होते थे। तो 20 सदस्य का जो प्रमुख होता था महाप्रधानी होता था। तो यहाँ आपका केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि आयंगर व्यवस्था के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वैतनिक होते थे, ये अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते थे, इनका पद अनुवांशिक होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था भाई, साम्राज्य छोटा सा तो होता नहीं, बहुत बड़ा होता है। विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से चलाना है तो भाई जो उसमें गांव होते हैं तो गांव को सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई मान लिया जाता है और सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई के रूप में इसे संगठित करने के बाद में इसमें 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति भी होती थी। मतलब ऐसा नहीं कि एक गांव के लिए होती थी। तो जो गांव होते थे उनका एक समूह होता था। मतलब 4-5 गांव ले लिए, 10 गांव ले लिए। तो जो ग्रामीण इकाइयों का समूह होता था उसमें 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। तो आयंगर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो ये आयंगर होते थे ये अवैतनिक होते थे। मतलब इनको वेतन वगैरह नहीं दिया जाता था। वेतन के बदले में इन्हें भूमि दी जाती थी जिस पर कर वगैरह राज्य नहीं लगाता था। मतलब बिना कर के उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वेतनिक होते थे, गलत हो जाएगा क्योंकि ये अवैतनिक होते थे। इनका पद जो होता था वो अनुवांशिक होता था। मतलब जब राजा का बेटा राजा बनेगा उसी तरीके से आयंगर का बेटा आयंगर बनेगा। तो इनका पद जो होता था वो अनुवांशिक होता था। एकदम सही बात है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। ये अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी सकते थे या गिरवी रख सकते थे। तो ये भी बात सही है आपका। तो पहला कथन पूरी तरीके से फिलहाल असत्य है क्योंकि ये अवैतनिक थे।
तो वेतनिक नहीं होगा। ये अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते थे, एकदम सही बात है। इनका पद अनुवांशिक होता था, ये भी बात सही है। मतलब ये ऐसा पद था आयंगर कि इसमें जो ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति या भूमि है, इन अधिकारियों की इजाज़त के बिना ना तो कोई बेच सकता था और ना ही दान में दे सकता था। तो आयंगर आप अच्छे से समझ गए होंगे। कर्णिक नाम का जो आयंगर होता था उसके पास जमीन के क्रय एवं विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे, जैसे लेखपाल आज का होता है, उस समय कर्णिक था। तो फिलहाल आपका पहला कथन यहाँ असत्य है, दूसरा तीसरा सही है। तो क्या हो जाएगा कि कौन सा सही है? केवल 2-3, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, उससे पहले विजयनगर साम्राज्य के ऊपर कुछ शब्दावली की बात हम कर लेते हैं। देखिए फिलहाल विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको ये तो पता है कि भाई बहुत ही असीम समृद्धि थी, बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ करते हैं। जितने भी यहाँ यात्री आए हैं, चाहे निकोलो कांटी आया, चाहे आपका एडवर्ड बारबोसा आया, कोई भी आया, तो उसने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि भाई बहुत समृद्ध था। देखिए गांव स्तर पर जो कुछ भूमि होती थी जो विशेष सेवाओं के बदले दी जाती थी कि हाँ भाई तुम ये सेवा कर रहे हो, इसके लिए ये भूमि ले लो गांव की। तो जो ऐसी भूमि होती थी जो विशेष सेवा के बदले दी जाती थी, उस भूमि को उबल कहते थे। क्या कहते थे? उबली। उबली कह सकते हो या उबल कह सकते हो। युद्ध में मान लीजिए कोई मार दिया गया, तो युद्ध में जो मारे हुए को दी गई भूमि होती थी उसे रक्त कोडगे कहते थे। पट्टे पर जो भूमि ली जाती थी उससे कुटग्गी कहते थे। क्या कहते थे? कुटग्गी। भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच उपज की हिस्सेदारी जो होती थी, जैसे भूस्वामी कोई है, कोई पट्टेदार है, तो इनके बीच जो उपज होती थी उसकी हिस्सेदारी होती थी, तो उस हिस्सेदारी को वारम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो भी कृषक या मजदूर होते थे उन्हें कुदी कहते थे। क्या कहते थे? कुदी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब जो है 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुदी शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो किस लिए किया जाता था? कृषक मजदूर के लिए किया जाता था, अभी मैंने बताया। युद्ध में मारे गए सैनिक को दी गई भूमि के लिए क्या करते थे? रक्त कोडगे। पट्टे पर ली गई भूमि क्या होती थी? वो होती थी कुटग्गी। भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच उपज की हिस्सेदारी जो होती थी उसे वारम कहा जाता था। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ रचना है, एक तरफ रचनाकार है। तो जो रचना है कि इरुसलय विल्लकम किसने लिखी है? तो हरिदास ने लिखी, एकदम सही बात है। अमुक्त माल्यद आपको पता है कृष्णदेव राय ने लिखी है तेलुगु भाषा में। वहीं जामवंती कल्याणम जो लिखी है इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। मनुचरित किसने लिखी है? मनुचरित आपके तेनालीराम ने लिखी है, जो कि कृष्णदेव राय के यहाँ ही अष्टदिग्गजों में से एक हैं। वहीं चमत्कार चंद्रिका मल्लिकार्जुन ने नहीं लिखी है। चमत्कार चंद्रिका हथ्य की रचना है, हथ्य जो कि एक आपके कवि हैं। तो चमत्कार चंद्रिका फिलहाल आपकी मल्लिकार्जुन की रचना नहीं। यहाँ पर पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ही सुमेलित नहीं, डी ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करें, उससे पहले विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो था वह वाराह था। देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो सोने का सिक्का चलता था उसे वाराह कहा जाता था, जिसका कुल वजन जो था वो 52 ग्रेन का था। जिसे विदेशी यात्री जो भी आए उन्होंने, किसी ने कहा कि हूड़ का सिक्का है, किसी ने परदोस या पगोडा कह दिया, तो ये आपका वाराह सिक्का को ही कहा गया है, हूड़, परदोस या पगोडा। चांदी के जो छोटे सिक्के थे वो तार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। वहीं सोने के जो छोटे वाले सिक्के होते थे उसे प्रताप कहा जाता था या फड़म कहा जाता था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था उसे वारा कहते थे, लेकिन सोने के जो छोटे वाले सिक्के थे उन्हें प्रताप या फड़म कहते थे। जो आपके विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम थे, 1336 में गद्दी पर बैठे थे, तो उन्होंने जो स्वर्ण सिक्के चलवाए थे उसमें वाराह भगवान की मूर्ति बनी थी, किसी पर हनुमान की, किसी पर गरुड़ की। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वाराह था। एकदम सही बात है, जो स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था वराह था, और इसे जो भी आपके विदेशी यात्रियों, किसी ने हूड़ कहा, किसी ने परदोस या किसी ने पगोडा कहा। वहीं दूसरा कथन है कि चांदी के छोटे सिक्के प्रताप कहलाते थे। गलत है,
जो सोने के छोटे सिक्के थे उन्हें प्रताप या फड़म कहा जाता था, वहीं जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें तार कहा जाता था। तो यहाँ पर फिलहाल जो आपका कथन सत्य है वो आपका केवल एक सत्य है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे जो कि मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड थे। 3 से 4 लेक्चर में आपका मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। थ्योरी प्लस आपके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, इससे कम में कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसकी PDF हम टेलीग्राम पे डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाकर के ज्वाइन कर लो। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।